हिंदुस्तान के लोगों को बिट्रे करते हैं। इसी तरह से ये सरकार जब खाद्य सुरक्षा की बात करती है तो इन्हें मालूम है कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। केवल कानून बनाने से खाद्य सुरक्षा नहीं मिल जाती मित्रों। कानून तो मनरेगा भी बना था, रोजगार गारंटी का कानून भी बना था। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? जो आंकड़े आए हैं आकलन रिपोर्ट के, 25% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है, जिसका ढोल पीटती है ये सरकार। इसी तरह से एक और कानून ले आएगी ये सरकार, खाद्य सुरक्षा का कानून। आप जानते हैं किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है पर्याप्त अन्न का उत्पादन, दूसरी चीज है अच्छा भंडारण, और तीसरी चीज है सुचारू वितरण। और अन्न का उत्पादन जमीन पर होता है मित्रों, फैक्ट्रियों में नहीं होता। कृषि योग्य भूमि को तो ये सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। हम कब से कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून लाइए, भारतीय संसद पारित करे और कहे कि कृषि योग्य भूमि उद्योग के लिए नहीं दी जाएगी। अगर कृषि योग्य भूमि अन्य गैर कृषि योग्य चीजों के लिए चली जाएगी तो अन्न का उत्पादन कैसे होगा? मैंने कहा ना कि अनाज कारखानों में नहीं उगता, अनाज जमीन पे उगता है। और किसी भी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। दीजिए असिंचित भूमि, दीजिए बंजर भूमि, वो अपने आप उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि उसके बाद बनी हुई चीज में से उन्होंने फायदा कमाना है, मुनाफा कमाना है। ये किसान बेचारा जिसको कोई दूसरा काम नहीं आता, केवल खेती का धंधा जानता है, वो उसकी पूरी की पूरी जमीन जब आप अधिग्रहण कर लेते हैं, जो पैसा मिलता है उस पैसे से लड़के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, 22-22 लाख की, 28-28 लाख की, और 1 साल के अंदर अंदर उनके घर की औरतों को बर्तन मांजने पर मजबूर होना पड़ता है। ये बात ये सरकार नहीं जानती। ये सारी की सारी कृषि योग्य भूमि को निकाल करके भूमि का अधिग्रहण करवा रही है। तो अन्न का उत्पादन कहाँ होगा? जहां तक भंडारण का सवाल है, गोदामों में सड़ते अनाज का एक बहुत बड़ा अभियान हमारे यहाँ से चलाया था। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हुआ था, राजनाथ जी आए थे उसमें। वो सड़ा हुआ अनाज लेकर के गए थे, वो स्पीकर के पास लेकर गए थे, संसद में दिखाया था उन्होंने। लाखों लाख टन अनाज एक तरफ इस देश में सड़ रहा है, दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। यह है आपकी उपलब्धि, यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। उत्पादन आप नहीं कर सकते, भंडारण आप नहीं कर सकते, और वितरण का जहां तक हाल है उसका तो अल्लाह ही मालिक है। एक हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार। आज गर्व से कह सकते हैं हम लोग, अगर इस देश में पीडीएस सिस्टम को किसी व्यक्ति ने चलाकर दिखाया है सुचारू रूप से, तो उसका नाम है डॉक्टर रमन सिंह, वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। आप जानते हैं वहां हर महीने की 7 तारीख को चावल उत्सव मनता है, क्योंकि वहां लोग गेहूं नहीं खाते, दोनों वक्त चावल खाते हैं। चावल उत्सव मनता है। सारे के सारे जनप्रतिनिधि सड़क पर होते हैं। क्या सांसद, क्या विधायक, क्या पार्षद, क्या पंच सरपंच, और हर पीडीएस की दुकान खुलती है। 35 किलो अनाज वो 2 रुपए किलो में दे रहे हैं, और अंत्योदय अन्न योजना में 1 रुपए किलो में दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति आता है, 35 रुपया देता है, अपना बोरा उठाता है और पूरे महीने का अनाज लेकर चला जाता है। एपीएल वाला 70 रुपया देता है और अनाज लेकर चला जाता है। यह है वितरण की प्रणाली। तो भंडारण आपके पास नहीं है, क्षमता नहीं है, उत्पादन आपका घट रहा है, वितरण की सुचारू व्यवस्था नहीं, और आप कानून लाना चाहते हैं खाद्य सुरक्षा का। केवल कानूनों के जामे पहना करके आप हिंदुस्तान के लोगों का पेट नहीं भर सकते। जब भी प्रणब मुखर्जी खड़े होते हैं, अनंत कुमार साक्षी है, वो यही कहते हैं, हम राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, हम राइट टू एजुकेशन लाए, अब हम राइट टू फूड ला रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आप नहीं लाए प्रणब मुखर्जी जी, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा एक्ट है, हमारे समय का एक्ट है। ये ठीक है कि आपके समय में वो पारित हुआ, लेकिन वो एक्ट हमारे समय में बना था। राइट टू एजुकेशन आप लाए, लेकिन राइट टू एजुकेशन के लिए आपने राज्य सरकारों को स्कूल की बिल्डिंग बनाने तक का पैसा नहीं दिया, और आप कहते हैं कि आपने राइट टू एजुकेशन दिया।
जैसे राइट टू गारंटी, मैंने एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात की, 25% लोगों को आपने रोजगार दिया। आप समझते हैं कि एक कानून बन गया तो कानून के सहारे आपको वोट मिल जाना चाहिए, उस कानून की पालना कहाँ हुई? और आज आप राइट टू फूड ला करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ मित्रों, ये वो विषय हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को पता होने चाहिए। हम लोग तय कर रहे हैं कि छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाएं, एक एक विषय के ऊपर छोटी छोटी पुस्तिकाएं। मैं बहुत बार कहती हूँ कि हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता सीमा के सैनिक की तरह होते हैं, और जैसे सैनिक को हथियार से लैस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तभी जाकर के वो दुश्मन का सामना करता है सीमा पर, इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता के हथियार होते हैं सही तथ्य और सबल तर्क। वो सारे तथ्य हम उन्हें बताएं। यूपीए के कार्यकाल का अनंत कुमार जी, हम एक रिपोर्ट कार्ड जनता की तरफ से निकालेंगे। जितने इनके कुकर्म हैं, जितने इनके घोटाले हैं, जितने इनके पाप हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे। जनता की तरफ से दिया गया एक पीपल्स रिपोर्ट कार्ड, और वो हम अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में पकड़ाएं, कार्यकर्ता उसे रट लेगा। एक एक चीज जो इन्होंने की है, महंगाई की मार वो स्वयं भोग रहा है। जिसके पास जाकर के बात कहेंगे, आंकड़े देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर की महिला इनके स्वर में स्वर मिलाकर अपने दर्द की बात करेगी। जब ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे और कहेंगे कि ये करोड़ों करोड़ रुपया जो देश की संपदा का लूट करके ये ले गए, अगर इतने में हैंडपंप लगते, अगर इतने में सड़कें बनती, अगर इतने में अनाज उत्पादन किया जाता, तो देश की गरीबी और भुखमरी खत्म होती। हम काले धन पर इनका रिपोर्ट कार्ड लाएंगे। जब आडवाणी जी ने विषय उठाया था काले धन का चुनाव के दौरान, तो मनमोहन सिंह ने नहले पे दहला मारते हुए कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर काले धन की वापसी कराएंगे। अब तो 2 साल बीत गए। इस 22 मई को आपने 2 वर्ष का कार्यकाल बनाया है। जनता पूछना चाहती है कि जो काम 100 दिन में होना था, क्या उसकी शुरुआत भी हुई? मित्रों, मैं आपको हैरान करने वाली एक बात बताती हूं। यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन बनी, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया, और उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए इस पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी देश स्विस बैंक से अपना अकाउंट के जो अकाउंटधारी हैं, बैंकधारी हैं, उनके नाम ले सकता है। लेकिन वो तब हो सकता था जब वो देश उस कन्वेंशन को रेटिफाई करता, अनुमोदित करता। भारत वहां तो हस्ताक्षर करके चला आया, 140 देशों ने अनुमोदन कर दिया है, उसमें 10 देश बचे हैं जिन्होंने अनुमोदन नहीं किया, और उनमें हिंदुस्तान एक है जिसने अनुमोदन नहीं किया। अगर ये अनुमोदन कर दें तो कल ये जाकर के उन बैंकधारियों का नाम, उनकी सूची ला सकते हैं। क्या हर काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा? सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो आपको राजा कलमाड़ी और कनिमोई जेल में भी दिख रहे हैं। अगर यही सीबीआई सरकार के नीचे काम कर रही होती तो इनमें से कोई नहीं होता, सब बाहर दंदना रहे होते। ब्लैक मनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। हर चीज का काम न्यायपालिका पर क्यों करना पड़ता है न्यायपालिका को? क्योंकि जब कार्यपालिका अपना काम नहीं करती, तब लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। सारे संसदीय संस्थानों को समाप्त करने का काम किया है इस सरकार ने। एक कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ था जहाँ पीएससी में क्या घटा, इसके ऊपर डॉक्टर जोशी आए थे बोलने के लिए, यशवंत सिन्हा आए थे बोलने के लिए। पूरे के पूरे तथ्य उन्होंने आपके सामने रखे कि किस तरह से संसदीय संस्थाओं की मर्यादा को भंग करने का काम किया है इन्होंने। 15 तारीख तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन वो बुलाते हैं लॉ सेक्रेटरी को, जिस दिन वो बुलाते हैं अटॉर्नी जनरल को, उस दिन बाजी पलट जाती है। खड़े होकर के शोर मचाने लगते हैं, रिपोर्ट को रिजेक्ट करने लगते हैं। कोई नियम नहीं कहता कि रिपोर्ट रिजेक्ट हो सकती है। रिपोर्ट में केवल संशोधन किया जा सकता है, वो भी पैराग्राफ दर पैराग्राफ पढ़ने के बाद। तो संसदीय संस्थानों को भी तोड़ने का आरोप है इस सरकार पर। एक लंबा आरोप पत्र है हमारे पास, जो जनता की तरफ से एक पीपल्स रिपोर्ट कार्ड के जरिए से हम जारी करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को उसको थमाएंगे। फिर आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि एक एक तथ्य को पढ़कर
उसके तर्क उसके साथ होंगे। उन तर्कों को रटकर आप एक एक व्यक्ति के बीच में जाइए। बहुत संघर्ष कर रही है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी। जब देखो पता चलता है कि कोई घटना घटी नहीं और सड़क पर दिखाई दिया नहीं हमारा कार्यकर्ता। बहुत बड़ी बात है पार्टी को इतना संघर्षशील बना देना, इतना गतिशील बना देना। लेकिन उसके साथ साथ अब हम जंतर मंतर से निकलकर उन झुग्गियों में भी जाएं, उन बस्तियों में भी जाएं, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाकर। हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ता जब लोगों के घर जाकर बैठकर उनको ये चीज़ें समझाएंगे तब उनको समझ में आएगी। क्योंकि जैसा अभी अनंत कुमार जी ने कहा था कि आज का हमारा कार्यक्रम केवल आपको चीज़ें बता करके कार्यक्रम की दृष्टि नहीं कर देगा, बल्कि आज का ये कार्यक्रम आगे की दिशा दिखाएगा। और वो आगे की दिशा कल और परसों होने वाली हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लखनऊ में तय करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से उसका ऐलान करेंगे। जो घोषणा होगी उस घोषणा को लेकर के आप जाइए, लेकिन आपके मुंह पर एक ही शब्द होना चाहिए, यूपीए की ये सरकार 2 वर्ष में एक असफल सरकार है, एक फेल्ड सरकार है। ताकि ये छोटा सा शब्द लोगों को समझ में आता है। और कुछ कहने की बात नहीं कि हम इंस्पेक्टर हैं, हम इनकी कॉपी जांच रहे हैं और इनकी कॉपी के जांचने के बाद हम इन्हें केवल 0 अंडा देते हुए कहते हैं ये सरकार फेल है, फेल है, फेल है।